हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ठाकुर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। शेरशाह सूरी का जन्म जो है वो 1468 ईस्वी में हुआ और इसके पिता का नाम था हसन खां, जो कि सासाराम के एक जागीरदार थे और यही नुहानियों के अंतर्गत जो है ये जागीरदारी का काम करते थे। इनके बचपन का नाम जो था वो फरीद खां। बहार खां नुहानी ने इनको शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि बहार खां ने इसको शेर खां की उपाधि इसीलिए दी थी क्योंकि इसने एक तलवार से एक शेर को मार दिया था। नुहानियों का पतन हो रहा था। नुहानियों के पतन के क्रम में शेर खां ने बहादुर खां के मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा पत्नी थी जिसका नाम दूदू बेगम था, इस दूदू बेगम से उन्होंने विवाह कर लिया और विवाह करने के साथ ही उनका पूरा बिहार क्षेत्र जो है शासक के रूप में मिल गया। शेर खां ने अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। बिहार को मजबूत करने के लिए उसने 1536 में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी। शेर शाह ने इस युद्ध में बंगाल के तत्कालीन राजा को पराजित कर दिया और इससे बंगाल के क्षेत्र पर बिहार का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये घटना जब पता चली हुमायूं को कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में नए अफगानों का उदय हो रहा है, तो उसने आक्रमण किया और चाहा कि शेरशाह को दबा दे। इस क्रम में 1539 ईस्वी में चौसा का एक युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई हुई, लेकिन शेरशाह की ही जीत हो गई और इस जीत के बाद शेरशाह की उपाधि ली। इसके बाद हुमायूं को भागना पड़ा, तो हुमायूं भाग करके वापस लौटने लगा दिल्ली और शेरशाह करने लगा पीछा करने के क्रम में 1540 ईस्वी में दोनों कन्नौज जा पहुंचे और कन्नौज, जिसे बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर एक युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं को पूर्णतः जो है शेरशाह ने पराजित कर दिया और दिल्ली में सूरवंश की स्थापना हो गई। इसके बाद हुमायूं भाग करके ईरान में शरण ले लिया और दिल्ली के पर सूरवंश का उदय हो गया और मुगल वंश का पतन हो गया। शेर शाह ने अपने इस विजय के बाद मात्र 5 वर्षों तक ही शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने न केवल युद्ध जीते बल्कि कई प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार भी किए। बिहार के क्षेत्र में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इसे नगर का बिहार की राजधानी बना दिया। ये 1541 की घटना है जब पटना को राजधानी का वर्णन अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी नामक पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा शेरशाह ने अपने छोटे अल्पकाल में कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1543 में रायसीन की लड़ाई, 1544 में मारवाड़ की लड़ाई, उसने मारवाड़ को विजय किया और 1545 ईस्वी में कलिंजर की अभियान में वो घायल हो गया और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने सासाराम में अपना मकबरा बनाया था। यह एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय इमारत है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। शेरशाह ने अपने शासन के दौरान जब्त प्रणाली भी चलाई। जब्त प्रणाली भूमि से संबंधित प्रणाली थी जिसमें लगान वसूलने की व्यवस्था थी। इसने सिस्टम यह था कि पहले भूमि को माप ली जाएगी और माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाएगा। बाद में इस प्रक्रिया को अकबर ने भी अपनाया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी के शासनकाल में डाक सेवा का प्रारंभ हुआ, जीटी रोड का निर्माण हुआ। उसने रुपये के सिक्के चलाया जो कि 148 ग्रेन चांदी से बने थे। उसने सिकंदरी गज का निर्माण कराया जो कि भूमि के नाप के लिए उपयोग में लाया जाता था। अब अगला टॉपिक है मेरा बिहार और मुगल साम्राज्य। 1555-56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। इस समय बिहार के क्षेत्र में ताज खां करारानी नामक एक व्यक्ति जो है वो अफगान राज्य का नेतृत्व कर रहा था। ताज खां मुगलों को समय समय पर नजराना भेजना शुरू कर दिया, जिससे ताज खां की कोई परेशानी नहीं हुई और अकबर भी नया शासक बना था, उसने भी उसे शासन करने दिया। लेकिन ताज खां के पुत्र दाऊद खां करारानी बाद में शासक और उसने अकबर के प्रति सम्मान नीति का विरोध किया और नजराना भेजना बंद कर दिया, जिससे अकबर क्रोधित हुआ। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद करारानी को बिहार छोड़कर भागना पड़ा। इसी समय जब अकबर ने बिहार को जीता तो पूर्णतः जो है वो बिहार को मुगलों के अधीन हो गया और लंबे समय तक अधीन रहा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक साबित हुआ। 1580 में बिहार
को मुगलों का एक सूबा प्रांत बना दिया गया। अकबर द्वारा प्रारंभ में मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। बाद में अकबर ने इस क्षेत्र के विकास के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए यहाँ के गवर्नर के रूप में मान सिंह को भेजा। राजा मान सिंह एक योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने 1587 से 1594 तक मुगलों का जो एक मजबूत आधार तय कर दिया और उन्होंने कई क्षेत्रों को जीत करके बिहार को सुदृढ़ बना दिया। जहांगीर ने भी बिहार के क्षेत्रों में अपने गवर्नर बनाए, जिसमें राजकुमार परवेज को 1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति बनाया गया। चूंकि बिहार का महत्व इतना बढ़ता जा रहा था कि जहांगीर ने अपने राजघराने के पुत्र परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया और यहाँ से एक रिवाज शुरू हो गई कि बिहार के क्षेत्र का गवर्नर हमेशा राजघराने का एक राजकुमार ही होगा। बाद में औरंगजेब जब शासन में आता है मुगल वंश में, तो उसने भी राजकुमार अजीब को जो है बिहार का गवर्नर बना करके 1702 में भेज दिया। 1702 ईस्वी में जब वो बिहार आया और उसने शासन किया तो उसने अपने नाम के आधार पर पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद रखा। इसके अलावा कई गलियों के नाम उसने परिवर्तित किए। हालांकि आज भी पटना के को कई शब्दों में अजीमाबाद कहा जाता है। फर्रुखसियर वो पहला शासक था जिसने बिहार में आकर के राज्याभिषेक अपना कराया था। 1713 ईस्वी में पटना के क्षेत्र में वो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था। बाद में यह शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक भी बिहार में होने की जानकारी मिलती है। बंगाल के नवाब और एवं बिहार। इसी समय में जब मुगल मजबूत थे और जब मुगल कमजोर होने लगे तो बंगाल का पुनः उदय होने लगा और वहां से ही बिहार के संबंध जुड़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उसके बाद कमजोर होती है मुगल सत्ता। मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन जाता है। यह एक प्रमुख घटना है जहां प्रारंभ में बिहार बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में मजबूत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब बंगाल जो है खुद मजबूत होने लगा तो उसने बिहार क्षेत्र को अपना हिस्सा बना लिया। बिहार के अंतिम उपनवाब या उप गवर्नर अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां ने क्या किया, पहले बिहार के क्षेत्र में शासन किया और बाद में जाकर के 1740 ईस्वी में उसने बंगाल का नवाब बन गया। जैसे ही बंगाल का नवाब बना तो बिहार को बंगाल के क्षेत्र में शामिल कर दिया। 1756 तक वो शासन करता रहा और अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हुई। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु तक बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहा और संयुक्त रूप से एक ही प्रांत के रूप में कहलाता रहा। इस तरह ये तीनों जो है एक क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए। थैंक यू।